नमस्कार, मैं विजया टेकसिंगानी ज्ञान अदब की तरफ से दिल की गहराइयों से सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। इस साल मुंशी प्रेमचंद की 140वीं जयंती मनाई जा रही है, तो आइए हम मुंशी प्रेमचंद के जीवन कार्य तथा लेखन के बारे में जानकारी लेते हैं। मुंशी प्रेमचंद एक ऐसे साहित्यकार थे जिनका कालजयी साहित्य कालशिला पर उनका नाम सुवर्णाक्षरों में लिख गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत मैं एक मार्मिक कविता से करना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले सभी दर्शकों से एक गुजारिश है कि अगर आप ये कार्यक्रम फिर से सुनना चाहे तो ज्ञान अदब के आर्काइव्स में जाकर आप ये कार्यक्रम सुन सकते हैं, अपनी राय दर्ज कर सकते हैं। और अगर आपको प्रेमचंद जी की कोई और कथाओं में भी दिलचस्पी है तो आप वो वहां सुन सकते हैं। दुनिया में यूं तो हर किसी को साथ संग मिला, अफसोस सबके चेहरे पे एक जर्द रंग मिला। मजहब की रोशनी से था रोशन हुआ जहां, मजहब के मसीहाओं से पर शहर तंग मिला। जिसने लिबास ओढ़ रखा था उसूल का, वो फर्ज सियासत की उड़ाता पतंग मिला। वो फर्ज सियासत की उड़ाता पतंग मिला। सूली पे चढ़ गया कोई हक बोल कर यहाँ, तारीख के पन्नों में एक ऐसा प्रसंग मिला। मिलकर चले थे सबके कदम शहर की तरफ, मिलकर चले थे सबके कदम शहर की तरफ। क्यों आज विरासत में ये मैदान जंग मिला, मैदान जंग मिला। यह बात सच है कि विरासत में हमें मैदान जंग ही मिला है। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को हुआ, उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के लम्ही गांव में। पिता का नाम अजायब राय था और माता का नाम आनंदी देवी था। वे जब 7 साल के थे तब उनकी माताजी का देहांत हुआ और 14 साल की उम्र में उनके सर पर से पिता का साया उठ गया। माता के देहांत के बाद पिता ने दूसरी शादी कर ली। प्रेमचंद सौतेलेपन की आग में झुलस रहे थे। यही वजह थी कि उनकी कथाओं में सौतेली माँ का किरदार हुआ करता था। पिता पोस्ट में बतौर मुंशी काम करते थे। माली हालात खस्ता थे। परिवार का बोझ प्रेमचंद के कंधों पर आन पड़ा। रीति अनुसार उनका विवाह 15वें साल में हुआ था, जो टूट गया और उन्होंने दूसरी बार एक बाल विधवा से विवाह कर लिया। मैट्रिक पास करने के बाद उन्होंने शिक्षक की भी नौकरी कर ली। बीए के बाद वे स्कूल सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर पहुंच गए। उन्होंने पत्रकार, स्क्रीन प्ले राइटर की हैसियत से भी नौकरी की। उनका जन्म नाम था धनपत राय। उनके चाचा उन्हें नवाब राय नाम से बुलाते थे। प्रेमचंद शुरुआत में उर्दू में नवाब राय नाम से लिखा करते थे। प्रेमचंद एक ऐसे लेखक थे जो समाज की नब्ज जान गए थे। समाज की हर समस्या, दुख, दर्द से परिचित थे। उन्होंने उसे करीब से देखा था, जाना और सहा था। समाज की हर पीड़ा खून बनकर उनके रगों में दौड़ती थी और स्याही बनकर उनकी लेखनी से कागज पर उतरती थी। यही वजह थी कि वे अपने साहित्य सृजन द्वारा समाज का प्रबोधन करते रहे। उपन्यास, कहानी, नाटक, लेख संस्मरण, इस तरह अनेक विधाओं में उन्होंने लेखन किया और स्वलिखित कथाओं का स्क्रीन प्ले लिखा, जिस पर गबन, गोदान, शतरंज के खिलाड़ी वगैरह जैसी फिल्में बनी। मुंशी प्रेमचंद के बारे में हम आपको शनय शनय अवगत कराते रहेंगे। अब समय आ गया है कि हम श्रीमती नसीमा मर्चेंट जी से मुंशी प्रेमचंद के लेखन और फिल्मों के बारे में कुछ जानेंगे। श्रीमती नसीमा मर्चेंट जी ने उर्दू में एमए किया है। आपने पति श्री फारूक मर्चेंट जी के साथ मिलकर ज्ञान अदब इस सांस्कृतिक एनजीओ का
तथा नित्याशा फाउंडेशन इस सेवा धर्मी एनजीओ का प्रतिस्थापन किया है, जिसमें गरीब टाइप 1 डायबिटीज से पीड़ित बच्चों को मुफ्त इलाज करते हैं। नसीमा जी, आपका स्वागत है। शुक्रिया विजया जी। मैं आज आप लोगों को प्रेमचंद के अफसाना निगारी के बारे में कुछ थोड़ी बहुत रोशनी डालूंगी इस पे। प्रेमचंद बिलाशुबा सबसे पहले और सबसे बड़े अफसाना निगार हैं। सबसे पहले इसलिए कि मुख्तसर अफसाना या कहानी का जो जदीद तस्वुर है वो सबसे पहले हमें प्रेमचंद ने दिया, और सबसे बड़े इसलिए कि जिन मुख्तलिफ चीज़ों से कहानी बनती है वो सब एक एक करके प्रेमचंद ही ने हमें सिखाई है। प्रेमचंद का अफसाना निगारी की रिवायत की मुकम्मल तारीफ है। इस हद तक मुकम्मल कि अफसाना जहाँ से शुरू हुआ और फन के मुख्तलिफ मरहले तय करके जहाँ तक पहुँचा, इसकी सारी कड़ियाँ हमें प्रेमचंद के अफसानों में मिल जाती हैं। जहाँ कहानी अपनी सीधी सादी बेतकल्लुफ सूरत में भी मौजूद है, जिसे गांव के पास चौपाल की फिजा में अल्लाह की दिल गरमा देने वाली आग के चारों तरफ बैठकर कहीं और सुनी जाती है। इन इब्तदाई कहानियों में दास्तानों की रंगीन, रोमानी और तसर्राती दुनिया की तस्वीरें हैं। मुख्तसर अफसानों के ऐसे नमूने हैं जो जिंदगी की सच्चाई और फन की नज़ाकत और लताफत की बेहतरीन इम्तिजाज से ही ज़हूर में आ सकते हैं। ऐसी कहानियां दास्तानों की रंगीन और रोमान की अक्कासी है जो प्रेमचंद ने 1905 से 1908 के दरमियान लिखी थी। इनमें से पहली कहानी दुनिया का अनमोल रतन, शेख महमूद, यही मेरा वतन है, सिला मातम और इश्क और हुब्बुल वतनी है। ये 1906 और 1908 के दरमियान रिसाले ज़माना में शाया हुई थी। 1909 में सोज़े वतन उनकी कहानियों का मजमुआ शाया हुआ था। इन अफसानों का मौजू हुब्बे वतन है, इसलिए इनका मजमुआ जब्त कर लिया गया। 1000 कापियों में से सिर्फ 300 कॉपियां बिकी थी, बाकी 700 सरकार के हवाले कर दी गई और सरकार ने उन्हें नजरे आतिश कर दिया, और प्रेमचंद पर पाबंदी लगा दी गई कि वो कलेक्टर को दिखाए बगैर कोई चीज छपवा नहीं सकते। इसलिए उन्होंने आइंदा के लिए नवाब राय का कलमी नाम तर्क करके मुंशी दयाराम निगम के मशवरे से प्रेमचंद का नाम इख्तियार किया। जुलाई 1908 तक जितनी चीजें रिसाले ज़माना में छपी वो नवाब राय के नाम से छपी। उसी साल अगस्त और सितंबर में रानी सारंदा अफसाना छपा जो बेनाम था, इसमें कोई नाम दर्ज नहीं था। विक्रमादित्य का तेगा ये पहला अफसाना है जो प्रेमचंद के नाम से जनवरी 2011 में रिसाला ज़माना में शाया हुआ। ये गोया उनकी अफसाना निगारी में एक नए दौर का आगाज था। प्रेमचंद के अफसानों का पहला मजमुआ वतन की मोहब्बत और आज़ादी के नाम दिन चढ़ गया, लेकिन इससे वतन की मोहब्बत और उसे आज़ाद कराने का जज्बा हल्का पड़ने की बजाय और तेज हो गया, और इसकी बजाय प्रेमचंद ने अपने नए नाम से जो कुछ भी लिखा खूब खुलकर लिखा, और इस तरह लिखा कि कौमी जिंदगी में ख्वाह इससे इनकलाब न बरपा हो, लेकिन प्रेमचंद के बाद हर ऐसा लिखने वाला जिसने अपनी कहानियों का मवाद जिंदगी से अगर हासिल किया है, किसी न किसी तरह प्रेमचंद से जरूर मुतासिर हुआ। प्रेमचंद की इब्तिदाई दौर के अफसानों में दो मौज़ूआत थे, यानी सब्जेक्ट थे। खास तौर पर पेश किए गए सब्जेक्ट में हिंदुस्तान की कदीम तहजीब, इसकी रिवायत और आला इखलाकी इक़दार इनका मौजू है, जहाँ राजपूतों की जिंदगी की अक्कासी मिलती है, जैसे विक्रमादित्य और रानी सारंगा, राजा हरदौल और गुनाह का अग्निपथ, इस किस्म के अफसाने हैं। बड़े सगीर हिंदू पाक की देहात किसान की जिंदगी के मुख्तलिफ मसाइल हैं। प्रेमचंद पहले अफसाना निगार हैं जिन्होंने किसानों, मजदूरों और उनके जज्बात, मामूलात और रिवाज और रस्म को बयान किया है। प्रेमचंद के अफसानों की एक खूबी इनका मकामी रंग है, खास तौर पर देहाती जिंदगी की तफसीलात। वो इस खूबी से बयान करते हैं
कि पूरा नक्शा आंखों के सामने आ जाता है। इनके किरदारों में हकीकत निगारी की झलक दिखाई देती है। एक जगह वो खुद लिखते हैं, किरदारों को मिसाली या दिलकश बनाने के लिए ये जरूरी नहीं कि वो बेकसूर हों। बड़े बड़े बुजुर्गों में कुछ न कुछ कमजोरियां होती है। किरदारों को जिंदा बनाने के लिए इन कमजोरियों की नुमाइश से कुछ नुकसान नहीं होता, बल्कि यही कमजोरियां इस किरदार को इंसान बनाती हैं। नॉवल लिखने की कामयाबी ये नहीं है कि किरदारों में जान डाल दी जाए। इनकी जबान से जो अल्फाज निकले वो खुद निकले, निकाले न जाए। जो काम करे वो खुद करे। अगर कारी किसी बात से मुत्तफिक नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि मुसन्निफ किरदार निगारी में नाकाम है। इनकी अफसानों की तादाद कोई 266-68 बताता है, कोई 300 के करीब बताते हैं। कम से कम 14 मजमू हैं जिनके नाम ये हैं: सोज़े वतन, ख्वाब परवाना, ख्वाब ख्याल, फिरदौस जमाल, आखिरी तोहफा, दूध की कीमत, वारदात वगैरह। प्रेमचंद पहले अफसाना निगार है जिन्होंने इस हकीकत को महसूस किया कि बड़े सगीर हिंदू पाक में बसने वाले 90% लोग देहातों में रहते। इनकी एक अलग दुनिया है। किसानों की गुर्बत और इफलास, इनके रस्म रिवाज, जमींदारों और उनके कारिंदों के जुल्म सितम, पुलिस की ज्यादतियां, महाजनों और साहूकारों, बनियों और सूदखोरों की लूटमार और बेईमानियां। देहात के सादा लोग, उनका खुलूस, उनकी मेहनत और मुशक्कत, उनके घरेलू झगड़े, कितने ही मौजूआत थे जो किसी भी फनकार के मुंतजिर थे। प्रेमचंद ने मौजूआत को इख्तियार किया। इनके अफसानों में दिखाया ज्यादा हकीकत निगारी ज्यादा झलकती है उनके अफसानों में, जैसे कातिल की माँ, कफन, गिल्ली डंडा, जेवर का डब्बा, नमक का दारोगा वगैरह। उर्दू अफसानों में प्रेमचंद की अहमियत व अवलियत का यही इम्तियाजी पहलू है। 1915 में प्रेमचंद की अपनी कहानी बेगर्ज मोहसिन, जिसमें पहली बार गांव का सादा मामूली गरीब किस्सा उर्दू अफसाने का हीरो बना। 1920 के बाद प्रेमचंद की कहानियों में तबकाती आमेज़श का शऊर भी वाज़ेह होने लगा, जैसे कि उनके ये अफसाने पोस्ट की रात, नई बीवी वगैरह। अब हम ये देखेंगे कि प्रेमचंद की कहानियां फिल्मी दुनिया में किस तरह आई। 1931 में जब फिल्म आली मारा से बोलती फिल्मों का दौर शुरू हुआ तो बहुत से अदीब, फिल्म राइटर और बहुत से शायर गीतकार बन गए। उस वक्त प्रेमचंद अफसाना निगारी और नावल निगारी के फन में मकबूलियत हासिल कर चुके थे। 1934 में उनकी अफसाना निगारी की शोहरत सुनकर एक फिल्म कंपनी अजंता सिनेटोन ने इन्हें अपनी फिल्म लिखने के लिए बम्बई बुलाया और वो फिल्मों की कहानियां लिखने के लिए बम्बई आए भी। उन्हें कुछ कहानियों के खाके बताए गए और इन खाकों पर मंजरनामे लिखने को कहा गया, लेकिन दूसरों के खाकों पर काम करना प्रेमचंद के मिजाज के मुताबिक नहीं था। उस वक्त उनके लिखे हुए नावल बाजार हुस्न ने काफी मकबूलियत हासिल कर ली। फिर उनसे कहा गया कि हम इस पर फिल्म बनाएंगे। इसके लिए प्रेमचंद तैयार भी हो गए थे। उन्होंने अपने ही नावल की कहानी पर मंजरनामे और मकालमे भी लिखे। इस काम के लिए उन्हें 750 रुपये माहवार दिया गया। 5 फरवरी 1934 को इस फिल्म का मुहूर्त हुआ। खुद उस मौके पर प्रेमचंद ने कहा था, मेरी इस कहानी के जरिए समाज की कुछ भी इस्लाह होती है तो मैं उसे अपनी खुशकिस्मती समझूंगा। इस फिल्म की कहानी कुछ इस तरह है कि दक्यानुसी माशरे के सबब एक शरीफ खानदान की बोली बाली लड़की किस तरह तवाइफ बनने पर मजबूर हो जाती है। बाद में नौजीवन पर एक फिल्म शेरदिल बनी, मगर डायरेक्टरों ने इस फिल्म में अपनी तरफ का कुछ तब्दीलियां की और तब उन्हें महसूस हुआ कि फिल्मों की कहानियां डायरेक्टरों के हिसाब से शूट होती हैं। मजदूरों के संघर्ष पर एक फिल्म जिसकी कहानी प्रेमचंद ने लिखी थी, उसका नाम था मिल मजदूर। वैसे तो मजदूरों के संघर्ष को लेकर बहुत सारी फिल्में पहले भी बन चुकी थी और उनको बैन कर दिया गया था और मिल मजदूर को भी बैन कर दिया गया। प्रेमचंद ने मिल मजदूर 1934 में लिखी थी और उसके लिए वो खास बम्बई भी आए थे। उस वक्त उनको 18 रुपए की सैलरी मिला करती थी, मगर इस फिल्म को लिखने के लिए उन्हें 8000 मिले, जो उस समय बहुत बड़ी रकम मानी जाती है।
प्रेमचंद ने फिल्म में एक रोल भी निभाया था, मजदूरों के नेता का छोटा सा रोल। फिल्म में मजदूरों को जुल्म को ऐसा दिखाया गया कि हकीकत मालूम होती थी। थोड़े अरसे के लिए जब वो फिल्म रिलीज भी हुई तो काफी मजदूर इस फिल्म के देखने के लिए गए। मजदूर इस फिल्म से इतने मुतासिर हुए कि एक मजदूर फिल्म के मंजर की तरह अपने मालिक की गाड़ी के आगे लेट गया। बाद में इस फिल्म की नुमाइश पर पाबंदी लगा दी। फिल्म की कहानी कुछ इस तरह थी। मिल के मालिक की वफात के बाद इस मिल के हकदार उनके बेटे और बेटी होते। बेटे नए जमाने का लड़का था, वो अपने मिल के मजदूरों को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देता है। बेटी मजदूरों के साथ मिलकर खड़ी हो जाती है, लड़का जेल में चला जाता है और लड़की मजदूरों के साथ एक होकर मिल को आगे बढ़ाती है। इस समय जिसने भी इस फिल्म को देखा, सब भी इसी फिल्म की कहानी को बहुत सराहा। क्योंकि ये फिल्म बैन हो गई थी, इसलिए कहीं भी इसकी कॉपी और ज्यादा जानकारी नहीं है। फिल्म को दोबारा से सेठ की लड़की के नाम से रिलीज करने की कोशिश की, मगर फिर कामयाब ना हुई। प्रेमचंद बहुत नाराज हुए। वो 1934 से 1935 तक बंबई में रहे, लेकिन देखा कि फिल्म रिलीज होने का नाम नहीं ले रही है। एक बार फिर फिल्म रिलीज होने की बात चली। इस बार इसको काट छाट कर दया की देवी के नाम से रिलीज किया गया, मगर फिर मजदूर क्रांति पर उतर आए। काटने और छाटने के बावजूद इस पर कोई असर नहीं हुआ, वह ऐसी ही कामयाब बनी रही, लेकिन बैन कर दिया गया। इस तरह प्रेमचंद मायूस होकर बंबई वापस आ गए और उन्होंने ये बयान दिया कि शराब के धंधे की तरह ही फिल्म का धंधा भी बिजनेस माफिया चलाता है। क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है वही तय करते हैं। लेकिन मुंशी प्रेमचंद की कई और कहानियों पर भी फिल्में बनी। बाद में औरत की फितरत पर स्वामी बनी, चौगाने हस्ती पर रंगभूमि, दो बैलों की कथा पर हीरा मोती, ईदगाह पर ईद मुबारक और शतरंज के खिलाड़ी पर इसी नाम से फिल्म बनी। जिंदगी के आखिरी दिनों में मुंशी प्रेमचंद काफी बीमार पड़ गए। 25 जून को उन्हें खून की कैद हुई, दवाई लाई गई, कोई फायदा नहीं हुआ। कमजोरी की वजह से चलने फिरने में दुश्वारी होने लगी। थोड़ी दूर चलते चकरा जाते। पूरा दिन नींद बेहोशी की हालत में गुजरा। गांव के इलाज से ठीक न हुए तो लखनऊ आए, मगर वहां भी तबीयत न संभली। 18 अक्टूबर 1936 को एक बार फिर बेहोशी तारी हुई और हमेशा के लिए दुनिया से रुखसत हो गए। मैं आखिर में उनके लिए शेर कहूंगी, हजारों साल नरगिस अपनी बेनुरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। शुक्रिया। नसीमा जी, आभारी हूँ। जैसे कि नसीमा जी ने बताया, प्रेमचंद का सोजे वतन नामक उर्दू में एक कथा संग्रह था। उनकी लेखनी की खासियत थी बगावत, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाना। अंग्रेज इस नवाब राय नामक लेखक से इस कदर डर गए कि उन्होंने उनके कथा संग्रह को जब्त कर लिया और जला दिया, और प्रेमचंद के लिखने पर भी पाबंदी डाल दी। एक मित्र के सुझाव पर उन्होंने अब प्रेमचंद नाम से हिंदी में लिखना आरंभ कर दिया। दर्शकों, अब बारी है मुंशी प्रेमचंद की लिखी एक कहानी, श्रीमती कंचन त्रिपाठी की ज़बानी। श्रीमती कंचन त्रिपाठी लखनऊ से है। आप कवयित्री और लेखिका है और लखनऊ टेलीविजन पर कई बार आ चुकी है। कंचन जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। ये कहानी में पढ़ रही हूँ, इसका शीर्षक है मंत्र। शाम का समय था। डॉक्टर चड्ढा गोल्फ खेलने के लिए तैयार हो रहे थे कि उनके दवाखाने के आगे एक मरीज लेकर एक बूढ़ा लाठी टेकता हुआ आया और हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, बड़ा गरीब आदमी हूँ, मेरा लड़का कई दिन से बीमार है। डॉक्टर साहब ने सिगार जलाकर कहा, कल सवेरे आओ, इस वक्त हम मरीजों को नहीं देखते। बूढ़ी ने घुटने टेक कर जमीन पर सिर रख दिया। बोला, दुहाई है सरकार के, 4 दिन से बच्चे ने आंख नहीं खोली है। लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा, यह हमारा खेलने का समय है, कल सवेरे आओ। और फिर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़े। बूढ़ा भी पीछे पीछे गया, लेकिन डॉक्टर साहब अपनी गाड़ी में बैठकर चले गए। बूढ़े को विश्वास नहीं हो रहा था कि लोग अपने मनोरंजन के आगे किसी के जान की परवाह नहीं करते हैं।
और उसी रात उसका 7 साल का बच्चा संसार से चला गया। कई साल गुजर गए, डॉक्टर चड्ढा ने खूब धन कमाया, यश कमाया, लड़की का विवाह कर दिया। लड़का कैलाश कॉलेज में पढ़ता था और आज उसकी 20वीं सालगिरह थी। शाम का समय था, हरी हरी घास पर कुर्सियां बिछी थी। शहर के रईस और हुक्काम एक तरफ, कॉलेज के छात्र एक तरफ बैठे भोजन कर रहे थे। कैलाश मित्रों के आव भगत में लगा हुआ था। अचानक मृणालिनी, जो कि कैलाश के साथ पढ़ती थी, उसने कहा, कैलाश तुम्हारे सांप कहाँ हैं? जरा मुझे भी दिखा दो। कैलाश को सांप पालने का, खिलाने का, नचाने का बड़ा शौक था। कैलाश ने पहले मना किया, पर मृणालिनी की जिद के आगे वो झुक गया और भोजन समाप्त होने के बाद वो सांप के पिटारियों के पास जाकर बीन बजाने लगा। फिर एक एक पिटारी खोलकर एक एक सांप को निकालता। ऐसा लगता था सब उसकी बात मान रहे हैं, उसके मन के एक एक भाव समझते हैं। किसी सांप को उठा लिया, किसी को गले में डाल लिया और किसी को हाथ पे लपेट लिया। मृणालिनी बार बार मना करती थी, अब बस करो, अब बस करो, लेकिन वो नहीं माना। इतने में एक मित्र ने कहा कि इसके जहरीले दांत इसने निकाल दिए होंगे। इस पर उसने कहा, दांत निकालना तो मदारियों का काम है, अभी रुको दिखाता हूँ। और उसने एक बड़े काले गेहूं की गर्दन दबाई मुंह खोलने के लिए। सांप के समझ में नहीं आया कि ये कैसा व्यवहार है, ये ऐसा मुझे क्यों कर रहा है। और तब तक उसने सांप के जहरीले दांत दिखाए और सांप को रखने के लिए जैसे ही जमीन की तरफ किया, सांप ने उल्टा उसके कैलाश के हाथ में काट लिया और उसके हाथ से खून बहने लगा। अब तो ये कहते सब लोग घबरा गए, ये क्या हो गया। और लेकिन कैलाश के पास एक जड़ी थी जिसको उसने कहा, फौरन उसको पीस के ले आओ, उससे ये हमारा घाव ठीक हो जाएगा। तब तक डॉक्टर साहब भी आए। डॉक्टर चड्ढा ने कहा कि नहीं नहीं, इसको हम ऑपरेशन कर देते हैं। लेकिन उनके समझ में नहीं आया और उस कैलाश की जड़ी वाली बात पर सब लोग सहमत हो गए और जड़ी पीसने लगी और उसको लगाया जाने लगा। लेकिन उसकी हालत बिगड़ती गई और उससे कुछ भी फायदा नहीं हुआ। वो जमीन पर लेट गया और उसकी माँ ने उसका अपने गोद में उसका कैलाश का सिर रख लिया। डॉक्टर चड्ढा नाराज हुए, बोले, बार बार समझाया था कि सांप मत पालो, लेकिन सुनता कौन है। एक महाशय बोले, कोई मंत्र झाड़ने वाला मिले तो संभव है अब भी जान बच जाए। एक मुसलमान सज्जन ने समर्थन किया, अरे साहब, कब्र में पड़ी हुई लाशें जिंदा हो गई हैं, ऐसे ऐसे बाकमाल पड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब ने कहा, बुलाइए, किसी झाड़ फूक वाले को ही बुलाइए, मैं अपनी सारी जायदाद उसके पैरों में रख लूंगा। फिर कई झाड़ फूक वाले आए, लेकिन कैलाश की हालत देखकर वापस लौट गए। शहर से कई मील दूर एक छोटे से गांव में एक घर में एक बुढ़ा और बुढ़िया बैठ के अंगीठी ताप रहे थे। घर में न खटिया थी, न बिछौना। बुढ़िया दिन भर गोबर के उपले बनाती और बुढ़ा रस्सी बनाकर शहर में बेचकर वो लोग अपना जीवन यापन कर रहे थे। तब बुढ़िया ने कहा, आज तो सन है नहीं घर में, कल तुम रस्सी कैसे बनाओगे? उसने कहा, मैं उधार मांग लाऊंगा और रस्सी बना के पैसे दे दूंगा। देखा, फिर बुढ़िया ने कहा, तंबाकू के भी 2.5 पैसे बाकी हैं अभी। उसने कहा, अच्छा ठीक है। इसी बीच किसी ने दरवाजे पर आवाज दी, भगत भगत, क्या सो गए हो? जल्दी किवाड़ खोलो। भगत ने उठकर किवाड़ खोला। एक आदमी ने अंदर आके कहा, डॉक्टर चड्ढा के लड़के को सांप ने काट लिया है। भगत ने कहा, कौन? वही डॉक्टर चड्ढा जो छावनी के बंगले में रहते हैं? उसने कहा, हाँ हाँ वही। उसने कहा, उनके यहाँ मैं जाऊं अपनी बला से? मैं नहीं जाता। तो इस पर अरे जाओ, आदमी बन जाओगे। लेकिन भगत के जीवन में ये पहला अवसर था कि उसने ऐसी बात सुन के वो चुपचाप बैठा रह गया हो और आगे ना बढ़ा हो। और उस आदमी के जाने के बाद बुढ़िया लेटी और साथ में भगत भी लेट गया। लेटते ही उसको समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। अंदर से उसे कोई चीज बाहर जाने के लिए, उठने के लिए प्रेरित कर रही थी। माघ पूस की अंधेरी रात हो, चैत बैसाख की धूप या लू हो, सावन भादो की चढ़ी हुई नदी हो, किसी की भी उसने कभी परवाह नहीं की। वो तो तुरंत घर से निकल पड़ता, निस्वार्थ, निष्काम। लेन देन का विचार तो कभी दिल में आया ही नहीं। जान की कीमत कौन दे सकता है? उसके लिए एक ये पुण्य कार्य होता था। वो लेट गया, लेकिन
समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। थोड़ी देर में वो उठा और देखा कि बुढ़िया सो गई है। वो घर से निकला और उसने आगे अपनी लकड़ी लेकर आगे बढ़ना शुरू किया। मन में नफरत और बदले की भावना भी थी, पर कर्तव्य उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा था। हृदय में अंतर्द्वंद था, ये करें या वो करें। अजीब अजीब से ख्याल मन में आ रहे थे। थकान के मारे पांव उठ नहीं रहे थे, पर उसकी चाल तेज होती जा रही थी। भगत का कलेजा धक धक करने लगा, कहीं मुझे देर तो नहीं हो गई। वो दौड़ने लगा। अपनी उम्र में इतनी जोर से वो कभी नहीं दौड़ा था। सहता भगत डॉक्टर साहब के दरवाजे पर पहुंच गया। उसने आवाज दी। डॉक्टर साहब समझे कि कोई मरीज आया होगा, और कोई दिन होता तो वो नहीं आते, लेकिन आज वो बाहर निकल आए और बोले, भाई आज तो हम मरीज नहीं देख पाएंगे, घर में कुछ बहुत बड़ी बात हो गई है। तो उसने कहा, मुझे मालूम है डॉक्टर साहब, भैया को दिखाइए। वह पोपला मुंह, सफेद भौहें, लकड़ी के सहारे कांपता हुआ अंदर गया। डॉक्टर साहब बोले, बहुत लोग आकर देख चुके हैं इसको, लेकिन बाबूजी मुझे दिखा दीजिए। ऊपर वाला बड़ा कारसाज है, मुर्दे को भी जिला सकता है, कौन जाने अब भी उसे दया आ जाए। डॉक्टर चड्ढा ने दुखी स्वर में कहा, चलो देख लो। बहुत झाड़ने फूकने वाले आकर चले गए। डॉक्टर साहब को कोई आशा नहीं थी, पर बूढ़े पर उन्हें दया आ गई और अंदर ले गए। भगत ने बेहोश लड़के को 1 मिनट तक देखा, तब मुस्कुराकर बोला, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है बाबूजी, आप नाहक दिल छोटा कर रहे हैं। भगवान चाहेंगे तो आध घंटे में भैया उठ खड़े होंगे। कहारों से कहिए पानी भर भर के ले आकर नहलाना शुरू करें। बूढ़ा भगत खुश होकर मंत्र पढ़ रहा था, मानो विजय उसके सामने खड़ी है। जब एक मंत्र पूरा होता तो वो एक जड़ी कैलाश को सुखा देता और उस पर 1 मटका पानी डाल दिया जाता। इस तरह न जाने कितने घड़े पानी कैलाश पर डाले गए और न जाने कितनी बार भगत ने मंत्र फूंक कर जड़ी सुखाई। आखिर जब सूरज की लाल किरणें धरती पर बिखरी, कैलाश की भी लाल लाल आंखें खुल गईं। उसने अंगड़ाई ली और पीने का पानी मांगा। भगत की माँ, डॉक्टर चड्ढा की पत्नी, भगत के पैरों पर गिर पड़ी। एक क्षण में चारों तरफ खबर फैल गई। लोग डॉक्टर साहब को मुबारकबाद देने आने लगे। डॉक्टर साहब हर एक के सामने भगत का यशगान कर रहे थे। सभी लोग भगत के दर्शन के लिए उत्सुक हो उठे थे, मगर अंदर जाकर देखा तो भगत का कहीं पता नहीं था। नौकरों ने कहा, अभी तो यही बैठे चीलम पी रहे थे। हम लोग उन्हें तंबाकू देने लगे तो वो नहीं ली, अपने पास से तंबाकू निकालकर अपनी चीलम भरी। फिर भगत को चारों ओर तलाश करने लगे सब लोग। भगत को घर पहुंचने की जल्दी थी कि बुढ़िया के जागने से पहले वो अपने घर पहुंच जाए। वो तेज कदम से चल रहा था। डॉक्टर साहब ने पत्नी से कहा, बुढ़ा एक चीलम तंबाकू का भी रवादार नहीं हुआ। पत्नी ने कहा, मैंने तो सोचा था कोई बड़ी रकम दूंगी। डॉक्टर चड्ढा ने कहा, रात को तो मैंने पहचाना नहीं, पर सवेरा होने पर पहचान गया। एक बार ये बुढ़ा एक मरीज लेकर मेरे यहाँ आया था और मैं गोल्फ खेलने जा रहा था। मैंने मरीज देखने से इनकार कर दिया था। आज मुझे जितनी ग्लानि हो रही है, जितना पछतावा हो रहा है, उसे मैं कह नहीं सकता। मैं अब उसे खोज निकालूंगा और उसके पैरों पर गिरकर अपने अपराध का क्षमा मांगूंगा। वो कुछ लेगा नहीं, ये जानता हूँ। उसका जन्म ही दूसरे की भलाई के लिए हुआ है। उसकी सज्जनता ने मुझे ऐसा आदर्श सिखा दिया है जो अब जीवन पर्यंत मेरे साथ रहेगा। बहुत 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 बढ़िया, आभारी हूँ कंचन जी। प्रेमचंद से वे मुंशी प्रेमचंद कैसे बने? प्रेमचंद गांधीवाद और राष्ट्र प्रेम से प्रेरित थे। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के तहत गांधी जी की गुजारिश पर प्रेमचंद ने भी अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। हालांकि उन्हें नौकरी की सख्त जरूरत थी और तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी। उन्होंने कन्हैया लाल मुंशी जी के साथ मिलकर बतौर सह संपादक हंस पत्रिका के साथ प्रकाशन व्यवसाय शुरू कर दिया।
अखबार में संपादक मुंशी अल्पविराम प्रेमचंद छपता था। छपाई में कभी कभी अल्पविराम छूट जाता था तो सिर्फ मुंशी प्रेमचंद छपने लगा। इसके चलते वाचक मुंशी प्रेमचंद एक ही व्यक्ति है यूं समझने लगे और शनय शनय आप मुंशी प्रेमचंद बन गए। अब हमें मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी बंद दरवाजा सुनाएगी सुष्मित आहूजा। सुष्मित आहूजा ने सिम्बायोसिस कॉलेज से मार्केटिंग में डिग्री हासिल की है। आप संगीत में भी रुचि रखती है और प्राइवेट बैंकर भी है। आपका ज्ञान अदब के कार्यक्रम में आप ज्ञान अदब के कार्यक्रम में पहली बार शामिल हो रही है। सुष्मित जी, आपका स्वागत है। शुक्रिया विजया जी। मैं जो कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ उसका शीर्षक है बंद दरवाजा। सूरज क्षितिज की गोद से निकला बच्चा पालने से, वही स्निग्धता, वही लाली, वही खुमार, वही रोशनी। मैं बरामदे में बैठा था, बच्चे ने दरवाजे से झांका, मैंने मुस्कुरा कर पुकारा, वह मेरी गोद पे आके बैठ गया। उसकी शरारतें शुरू हो गई, कभी कलम पर हाथ बढ़ाया, कभी कागज पर। मैंने गोद से उतार दिया। वह मेज का पाया पकड़े खड़ा रहा, घर में ना गया, दरवाजा खुला हुआ था। एक चिड़िया फुदकती हुई आई और सामने के सहन में बैठ गई। बच्चे के लिए मनोरंजन का ये नया सामान था। वह उसकी तरफ लपका, चिड़िया जरा भी न डरी। बच्चे ने समझा अब ये पर्दार खिलौना हाथ में आ गया। बैठकर दोनों हाथों से चिड़िया को बुलाने लगा। चिड़िया उड़ गई। निराश बच्चा रोने लगा, मगर अंदर के दरवाजे की तरफ ताका भी नहीं, दरवाजा खुला हुआ था। गरम हलवे की मीठी पुकार आई। बच्चे का चेहरा चाव से खिल उठा। खोचे वाले सामने से गुजरा। बच्चे ने मेरी तरफ याचना की आंखों से देखा। जो जो खोचे वाला दूर होता गया, याचना की आंखें रोष में परिवर्तित होती गई, यहाँ तक कि जब मोड़ आया और खोचे वाला आंख से ओझल हो गई तो रोष ने पुरजोर फरियाद अख्तियार की, मगर मैं बाजार की चीजें कोई असर न की। मैं आगे की बात सोचकर और भी तंग गया। कह नहीं सकता बच्चे अपनी माँ की अदालत में अपील करने की जरूरत समझी या नहीं। आमतौर पर बच्चे ऐसे हालातों में माँ से अपील करते हैं। शायद उसने कुछ देर के लिए अपील मुलतवी कर दी हो। उसने दरवाजे की तरफ रुख न किया, दरवाजा खुला हुआ था। मैं आंसू पोंछने के ख्याल से अपना फाउंटेन पेन उसके हाथ में रख दिया। बच्चे को जैसे सारे जमाने की दौलत मिल गई। उसने सारी इंद्रियां इस नई समस्या को हल करने में लग गई। एकाएक दरवाजा हवा से खुद ब खुद बंद हो गया। पट की आवाज बच्चे के कानों में आई। उसने दरवाजे की तरफ देखा। उसकी वह व्यस्तता तत्क्षण लुप्त हो गई। उसने फाउंटेन पेन को फेंक दिया और रोता हुआ दरवाजे की तरफ चला, क्योंकि दरवाजा बंद हो गया था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आभारी हूँ सुष्मित जी। मुंशी प्रेमचंद एक सच्चे भारतीय थे और एक आम भारतीय की तरह उनकी जरूरतें सीमित थी। उनका पहनावा एक किसान जैसे था। घुटने से थोड़ी नीचे उतरती मिल के कपड़े की बनी धोती, कुर्ता और पंडार जूते। आजीवन वो अपनी मातृभूमि, अपने जमीन से जुड़े रहे। उनका लिखा किरदार होरा किसान का प्रातिनिधिक चरित्र बन गया। अब फिर एक बार प्रेमचंद की कहानी की ओर मुड़ते हैं। कहानी का उन्वान है चमत्कार और इसे प्रस्तुत करेगी श्रीमती डॉक्टर मुमताज पीर भॉय। आप पूना से है और एक जानी मानी शायरा है। आप देशी तथा अंतर्देशीय मुशायरों में शिरकत करती है। आपको उर्दू लिटरेचर में पीएचडी हासिल है। मुमताज जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद विजया। प्रस्तुत है प्रेमचंद की कहानी चमत्कार। बीए पास करने के बाद चंद्र प्रकाश को एक ट्यूशन करने के सिवा कुछ न सूझा।
चंद्र प्रकाश को 30 रुपये की नौकरी करने में शर्म तो आई, लेकिन ठाकुर साहब ने रहने का स्थान देकर उसके आंसू पोंछ दिए। ठाकुर साहब के मकान से बिल्कुल लगा हुआ था, पक्का, हवादार, साफ सुथरा और जरूरी सामान से लैस। ऐसा मकान 20 रुपये से कम पर न मिलता, और काम था सिर्फ 2 घंटे ठाकुर के बेटे को ट्यूशन पढ़ाना। सबसे बड़ी बात यह थी कि ठाकुर और ठकुरायन दोनों प्रकाश का बहुत आदर करते थे, बल्कि उसे लड़का ही समझते थे। वो नौकर नहीं था, बल्कि घर का एक आदमी था। हर मामले में उसकी सलाह ली जाती। ठाकुर साहब अंग्रेजी नहीं जानते थे। उनकी समझ में ये अंग्रेजी ना लड़का उनसे भी ज्यादा बुद्धिमान, चतुर और तजुर्बेकार था। एक दिन संध्या का समय था। प्रकाश ने अपने शिष्य वीरेंद्र को पढ़ाकर छड़ी उठाई तो ठकुरायन ने कहा, अभी न जाओ बेटा, जरा मेरे साथ आओ, तुमसे कुछ सलाह लेनी है। उसे भीतर ले जाकर रमा देवी ने कहा, तुम्हारी क्या सलाह है? वीरू को ब्याह दूं? एक बहुत अच्छे घर का संदेश आया है। प्रकाश ने मुस्कुराकर कहा, ये तो वीरू बाबू से पूछिए। नहीं नहीं, मैं तुमसे पूछती हूँ। मैं इस विषय में क्या सलाह दूं? उनका 20वां साल तो है, लेकिन ये समझ लीजिए कि पढ़ना हो चुका, तो अभी ना करूं, यही सलाह है। जैसा आप उचित समझें। मैंने तो दोनों बातें रख दी, तो कर डालूं? मुझे यही डर लगता है कि कहीं लड़का बहक न जाए। अगर आपकी इच्छा है तो कर लीजिए, कोई हर्ज भी नहीं है, लेकिन याद रखो सारी तैयारियां तुम्हें ही करनी पड़ेंगी। हाँ, मैं कब इनकार करता हूँ। बात पक्की हो गई और विवाह का सामान आने लगा। देखते देखते प्रकाश बाबू मैनेजर बन गए। कहीं कपड़े वाला उसे सलाम करने आता है, कहीं मोहल्ले का बनिया उसे घेरे हुए है, कहीं गैस और शामियाना वाला खुशामद कर रहा है। प्रकाश चाहता तो इस सारे मामले में 200-400 रुपये आसानी से बना लेता, लेकिन उसने सोचा जब कोई उसके ऊपर इतना भरोसा करता है तो उसको ये ठीक नहीं लगा। लेकिन जिस दिन उसने 5000 के जेवर खरीदे, उस दिन उसका मन चंचल हो उठा। घर आकर चंपा से बोला, हम तो यहाँ रोटियों के लिए मोहताज हैं, और दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो हजारों लाखों रुपए के जेवर बनवा डालते हैं। ठाकुर साहब ने आज बहू के चढ़ाने के लिए 5000 के जेवर खरीदे। ऐसी ऐसी चीजें कि देखकर आंख ठंडी हो जाए। सच कहता हूँ, बास चीजों पर तो आंख ही नहीं ठहरती थी। चंपा ने कहा, हमें क्या करना है, जिन्हें ईश्वर ने दिया है वो पहने, यहाँ तो रोटी को तरस रहे हैं। अरे इन्हीं लोगों की मौज है, न कमाना न धमाना, बाप दादा छोड़ गए हैं, मजे से खाते हैं और चैन करते हैं। इसीलिए कहता हूँ ईश्वर बड़ा अन्यायी है। चंपा, अपना अपना पुरुषार्थ है, ईश्वर का क्या दोष। तुम्हारे बाप दादा छोड़ गए होते तो तुम भी मौज करते। यहाँ तो रोटियां मिलना मुश्किल है, गहने कपड़े को कौन रहे, और नई जिंदगी में न कोई ऐसी आशा है। कोई गद की साड़ी भी नहीं रही कि किसी भले आदमी के घर जाऊं तो पहन लूं। मैं तो इसी सोच में हूँ कि ठुकरायन के यहाँ ब्याह में कैसे जाऊंगी। सोचती हूँ बीमार पड़ जाऊंगी, जान छूटेगी। ये कहते कहते चंपा की आंखों में आंसू आ गए। प्रकाश ने तसल्ली दी, साड़ी तुम्हारे लिए लाऊं कि आप इतना भी न कर सकूंगा। मुसीबत के ये दिन ज्यादा दिन नहीं रहेंगे। जिंदा रहा तो एक दिन तुम सिर से पांव तक जेवरों से लदी रहोगी। चंपा मुस्कुराकर बोली, चलो, ऐसी मन की मिठाई मैंने खाती, निभा होता जाए यही बहुत है, गहनों की साध नहीं है। प्रकाश ने चंपा की बातें सुनकर लज्जा और दुख से सिर झुका दिया। रात को दोनों भोजन करके लेटे तो प्रकाश ने फिर गहनों की बात छेड़ी। गहने उसकी आंखों में चुभ रहे थे। इस शहर में ऐसे बढ़िया गहने बनते हैं, मुझे तो इसकी आशा भी न थी। चंपा ने कहा, कोई और बात करो, गहनों की बात सुनाकर दिल मत जलाओ। वैसे चीजें पहनो तो तुम रानी मालूम होने लगो चंपा। गहनों से क्या सुंदरता बढ़ती है। ऐसी बहुत सी औरतें देखी हैं जो गहने पहनकर भी भद्दी दिखती हैं। ठाकुर साहब भी मतलब के हैं यार। ये ना हुआ कहते कि इसमें से कोई चंपा के लिए भी कोई चीज लेते जाओ।
तुम भी कैसी बच्चों जैसी बातें करते हो? इसमें बच्चों जैसी क्या बात है? कोई उदार आदमी कभी इतना कंजूस नहीं रहता। मैंने तो कोई ऐसा उदार आदमी नहीं देखा जो अपनी बहू के गहने किसी गैर को दे दे। मैं गैर नहीं हूँ, हम दोनों एक ही मकान में रहते हैं। मैं उनके लड़के को पढ़ाता हूँ और शादी का सारा इंतजाम भी कर रहा हूँ। अगर 100-200 की कोई चीज दे देते तो क्या बिगड़ जाता? रात के 12 बज गए, फिर भी प्रकाश को नींद नहीं आती। बार बार वो चमकीले गहने उसकी आंखों के सामने आते। सहसा प्रकाश चारपाई से उठा, दबे पांव कमरे से बाहर निकलकर छत पर आया। ठाकुर साहब की छत इस छत से मिली हुई थी। बीच में एक 5 फीट की ऊंची दीवार थी। वो दीवार पर चढ़कर ठाकुर साहब की छत पर आहिस्ता से उतर गया। घर में बिल्कुल सन्नाटा था। उसने सोचा, पहले जीने से उतरकर ठाकुर साहब के कमरे में चलूं। अगर वो जाग गए तो जोर से हंसूंगा और कहूंगा कैसा चरका दिया, या कह दूंगा मेरे घर की छत से कोई आदमी इधर आता दिखाई दिया, इसलिए मैं भी उसके पीछे पीछे आया देखूं कि क्या करता है। अगर संदूक की कुंजी मिल गई तो फिर फतेह ही है। किसी को मुझ पर संदेह नहीं होगा। सब लोग नौकरों पर संदेह करेंगे। मैं भी कहूंगा, साहब नौकरों की ही हरकत है, इन्हें छोड़कर और कौन ले जा सकता है। मैं बेदाग बन जाऊंगा। शादी के बाद कोई दूसरा घर लूंगा और धीरे धीरे एक एक चीज चंपा को दूंगा जिससे उसे कुछ संदेह नहीं होगा। फिर भी वो जीने से उतरने लगा तो उसकी छाती धड़क रही थी। धूप निकल आई थी। प्रकाश अभी सो रहा था कि चंपा ने उसे जगाकर कहा, बड़ा गजब हो गया, रात को ठाकुर साहब के घर में चोरी हो गई। चोर गहने की संदूक उठा ले गया। प्रकाश ने पड़े पड़े पूछा, किसी ने पकड़ा नहीं चोर को? किसी को खबर भी हो? वो संदूकची ले गया जिसमें ब्याह के गहने रखे थे। न जाने कैसे कुंजी उड़ा ली और न जाने कैसे उसे मालूम हुआ कि इस संदूक में संदूकची रखी है। नौकरों की कार्रवाई होगी, बाहरी चोर का ये काम नहीं हो सकता। नौकर तो उनके बहुत पुराने हैं, नियत बदलते क्या देर लगती है। आज मौका देखा, उठा ले गए। तुम जाकर उन लोगों को जरा तसल्ली दो। ठुकरायन बेचारी रो रही है, तुम्हारा नाम ले लेकर कहती थी कि बेचारा महीनों इन गहनों के लिए दौड़ा, एक एक चीज अपने सामने जजवाई और चोर ने उसकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। प्रकाश झट उठ बैठा और घबराता हुआ जाकर ठकुरायन से बोला, ये तो बड़ा अनर्थ हो गया माता जी, मुझसे तो अभी अभी चंपा ने कहा। ठाकुर साहब सिर पर हाथ रखे बैठे हुए थे। बोले, कहीं सेंध नहीं, कोई ताला नहीं टूटा, किसी दरवाजे की चूल नहीं उतरी। समझ में नहीं आता चोर आया किधर से। ठकुरायन ने रोकर कहा, मैं तो लुट गई भैया, ब्याह सर पर रखा है, कैसे क्या होगा हे भगवान। तुमने दौड़ धूप की थी, तब कहीं जाके चीजें आई थी। प्रकाश ने कहा, मुझे तो किसी नौकर की शरारत मालूम होती है। ठकुरायन ने विरोध किया, अरे नहीं भैया, नौकरों में ऐसा कोई नहीं। 10-10 हजार रुपये यहाँ यूं ही पड़े रहते हैं, कभी एक पाई भी नहीं गई। प्रकाश, लेकिन कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। आप बैठे रहिए, लेकिन मैं बैठने वाला नहीं। मैं इन्हीं नौकरों के सामने चोर का नाम निकलवाऊंगा। ठुकरायन, नौकरों पर मुझे पूरा विश्वास है, किसी का नाम निकल भी जाए तो मुझे संदेह नहीं। किसी बाहर के आदमी का काम है, चाहे जिधर से आया हो, पर घर पर चोर आया बाहर से, तुम्हारे कोठे से भी तो आ सकता है। हाँ, जरा अपने कोठे पर तो देखो, शायद कुछ निशान मिले। कल दरवाजा खुला तो नहीं रह गया था। प्रकाश का दिल धड़कने लगा। बोला, मैं तो 10 बजे दरवाजा बंद कर लेता हूँ। हाँ, कोई पहले से ही मौका पाकर कोठे पर चला आया हो और वहां छिपा बैठा रहा हो तो मुझे नहीं मालूम। तीनों छत पर गए तो बीच की मुंडेर पर किसी के पांव की रगड़ का निशान दिखाई दिया। जहां पर प्रकाश का पांव पड़ा था वहां का चूना लग जाने के कारण छत पर पांव का निशान पड़ गया था। प्रकाश की छत पर जाकर मुंडेर की दूसरी तरफ देखा तो वैसे ही निशान वहां भी दिखाई दिया। ठाकुर साहब सिर झुकाए खड़े थे, संकोच के मारे कुछ कह न सकते थे। प्रकाश ने उनके मन की बात खोल दी। इससे तो स्पष्ट होता है कि चोर मेरे ही घर में से आया।
अब तो कोई संदेह ही नहीं रहा। ठाकुर साहब ने कहा, हाँ मैं भी यही समझता हूँ, लेकिन इतना पता लग जाने से ही क्या हुआ, माल तो जाना था सो गया। चलो आराम से बैठ के कुछ रुपयों की फिक्र करते हैं। प्रकाश, मैं आज ही घर छोड़कर जाऊंगा। ठाकुर, क्यों, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ मेरे से बड़ा भारी अपराध लग गया। मेरा दरवाजा 9-10 बजे तक खुला ही रहता है। चोर ने रास्ता देख लिया है, संभव है 2-4 दिन में फिर आ घुसे। तुम चले जाओगे भैया, तब तो घर और भी फाड़ खाएगा। प्रकाश, कुछ भी हो माता जी, मुझे बहुत जल्द घर छोड़ना है। मेरी गफलत से ही चोरी हुई, उसका मुझे प्रायश्चित करना है। प्रकाश चला गया तो ठाकुर ने स्त्री से कहा, बड़ा लायक आदमी है ठुकरायन, क्या बात है, चोर उधर से आया, यही बात उसे लग गई। उस घर में रहने से जोखिम था, लेकिन जब तक शादी की धूमधाम रही प्रायः सारे दिन यहीं रहता था। चंपा से कहा, एक सेठ जी के यहाँ 50 रुपये महीने का काम मिल गया है, मगर वो रुपये मैं उन्हीं के पास जमा करता जाऊंगा। वो आमदनी केवल जेवरों में खर्च होगी, उसमें से एक पाई भी घर के खर्च में ना आने दूंगा। पति प्रेम का यह परिचय पाकर चंपा अपने भाग्य को सराहने लगी। देवताओं में उसकी श्रद्धा और भी बढ़ गई। एक दिन चंपा ने कमरे में झाड़ू लगाई। अब तक प्रकाश और चंपा के बीच में कोई पर्दा न था। प्रकाश के पास जो कुछ था वो चंपा का था। चंपा ही के पास उसके बक्से, संदूक, अलमारी की कुंजियां रहती थी, मगर अब प्रकाश का एक संदूक हमेशा बंद रहता। उसकी कुंजी कहाँ है इसका चंपा को पता नहीं। वो पूछती, संदूक में क्या है, तो वो कहता, कुछ नहीं, पुरानी किताबें इधर उधर पड़ी थी, उठा के संदूक में बंद कर दी हैं। चंपा को संदेह का कोई कारण न था। एक दिन चंपा पति को पान देने गई तो देखा वो उस संदूक को खोले हुए देख रहे हैं। उसे देखते ही उन्होंने संदूक जल्दी से बंद कर दिया। उनका चेहरा जैसे फक हो गया। संदेह का अंकुर जमा, मगर पानी न पाकर सूख गया। चंपा किसी ऐसे कारण की कल्पना ही न कर सकी जिससे संदेह को आश्रय मिले। एक दिन चंपा ने कमरे में झाड़ू लगाई, संदूक को खिसकाकर दूसरी तरफ रख दिया। प्रकाश ने संदूक का स्थान बदला हुआ पाया तो बोला, संदूक तुमने हटाया? ये कोई पूछने की बात न थी। झाड़ू लगाते वक्त चीजें इधर उधर खिसक ही जाती हैं। बोली, मैं क्यों हटाने लगी? फिर किसने हटाया? मैं नहीं जानती, घर में तो तुम ही रहती हो, जानेगा कौन? अच्छा, अगर मैंने हटा भी दिया तो इसमें पूछने की क्या बात है? कुछ नहीं, यूं ही पूछा था। मगर जब तक संदूक खोलकर सब चीजें देख न ले, प्रकाश को चैन कहा। चंपा जो ही भोजन पकाने गई, उसने संदूक का दरवाजा खोला और आभूषणों को देखने लगा। आज चंपा ने पकौड़ियां बनाई थी। पकौड़ियां गर्म गर्म ही मजा देती हैं और प्रकाश को पकौड़ियां पसंद भी थी। उसने थोड़ी सी पकौड़ियां एक तश्तरी में रखी और प्रकाश को देने गई। प्रकाश ने उसको देखते ही संदूक धमाक से बंद कर दिया और ताला लगाकर उसे बहलाने के लिए बोला, तश्तरी में क्या लाई? अच्छा, पकौड़ियां हैं। आज चंपा को संदेह हो गया, संदूक में क्या है ये देखने की उत्सुकता हुई। प्रकाश उसकी कुंजी कहीं छिपाकर रखता था। चंपा किसी तरह वो कुंजी उड़ाने की सोचने लगी। एक दिन एक बिसाती कुंजियों का गुच्छा बेचने आ निकला। चंपा ने उस ताले की कुंजी ले ली और संदूक खोल डाला। अरे, ये तो आभूषण है। उसने एक एक आभूषण को निकाल कर देखा। ये गहने कहाँ से आए? मुझसे कभी इनकी चर्चा भी नहीं की। सहसा उसके मन में भाव उठा, कहीं ये ठाकुर साहब के गहने तो नहीं? चीजें वही थी जिनका वो बखान करता रहता था। उसे अब कोई संदेह न रहा। लेकिन इतना घोर पतन! लज्जा और खेद से उसका सिर झुक गया। उसने तुरंत संदूक बंद कर दिया और चारपाई पर लेटकर सोचने लगी, इनकी हिम्मत कैसे पड़ी? ये दुर्भावना उनके मन में आई ही क्यों? मैंने तो कभी आभूषणों के लिए आग्रह नहीं किया। अगर आग्रह भी करती तो क्या उसका आशय यह होता कि वो चोरी करके लाए? चोरी आभूषणों के लिए? इनका मन क्यों इतना दुर्बल हो गया? उस दिन से चंपा उदास रहने लगी। प्रकाश से उसे वो प्रेम न रहा, न वो सम्मान भावना। अब दोनों ही दिलगीर रहते।
कई कई दिनों तक आपस में एक बात भी न हुई थी। कई महीने गुजर गए। शहर के एक बैंक में असिस्टेंट मैनेजर की जगह खाली हुई। प्रकाश ने अर्थशास्त्र पढ़ा था, लेकिन शर्त ये थी कि नकद 10,000 की जमानत दाखिल की जाए। इतनी बड़ी रकम कहाँ से आए? प्रकाश तड़प कर रह गया। एक दिन ठाकुर से इस विषय में बात चल पड़ी। ठाकुर साहब ने कहा, तुम क्यों नहीं देते दरख्वास्त? प्रकाश ने सिर झुकाकर कहा, 10,000 की नकद जमानत मांगते हैं, मेरे पास कहाँ रखे हैं इतने पैसे? अजी तुम दरख्वास्त तो दो, अगर सारी बात तय हो जाए तो जमानत भी दे दी जाएगी, इसकी चिंता न करो। प्रकाश ने कहा, आप जमानत दे देंगे? हाँ हाँ, ये कौन सी बड़ी बात है। प्रकाश घर पहुंचा और बहुत फिर भी वो रंजीदा था। उसको ये जगह अब अवश्य मिलेगी, लेकिन फिर भी वह प्रसन्न नहीं है। ठाकुर साहब की सरलता, उनका उस पर इतना अटल विश्वास उसे आहत कर रहा था। उनकी शराफत उसके कमीनेपन को कुचले डालती है। उसने घर आकर चंपा को ये खुशखबरी सुनाई। चंपा ने सुनकर मुंह फेर लिया। एक क्षण बाद बोली, ठाकुर साहब से तुमने क्यों जमानत दिलवाई? फिर और किससे दिलवाता? यही ना होता कि जगह न मिलती, रोटियां तो मिल ही जाती। रुपये पैसे की बात है, कभी भूल चूक हो जाए तो तुम्हारे साथ उनके रुपये भी जाए। ये तुम कैसे समझती हो कि भूल चूक होगी? क्या मैं अनाड़ी हूँ? चंपा ने विरक्त मन से कहा, आदमी की छोटी बात समझते हो? आज तुमसे कोई भूल चूक हो जाए तो उनके रुपये तो जब्त हो जाएंगे। जो आदमी अपने ऊपर इतनी दया रखे, उसके लिए हमें भी प्राण देने को तैयार रहना चाहिए। प्रकाश भोजन करके लेटा तो उसकी आत्मा उसे धिक्कार रही थी। चंपा के इन तिरस्कार भरे शब्दों ने प्रकाश के मन में ग्लानि उत्पन्न कर दी। कई दिन बीत गए। प्रकाश को बैंक में जगह मिल गई। इसी उत्सव में उसके यहाँ मेहमानों की दावत थी। ठाकुर साहब, उनकी स्त्री वीरू और उसकी नवेली बहू भी सभी आए। चंपा सेवा सत्कार में लगी हुई है। भोजन करने के बाद ठाकुर साहब चलने को तैयार हुए। प्रकाश ने कहा, आज आपको यहीं रहना होगा दादा, मैं इस वक्त न जाने दूंगा। चंपा को उसका यह आग्रह बुरा लगा। घर में चारपाइयां नहीं है, बिछोने नहीं है और न ही काफी जगह है। रात भर उन्हें तकलीफ देने और आप तकलीफ उठाने की कोई जरूरत उसकी समझ में न आई। लेकिन प्रकाश आग्रह करता ही रहा, यहाँ तक कि ठाकुर साहब राजी हो गए। 12 बज गए थे। ठाकुर साहब ऊपर सो रहे थे, बीरू और प्रकाश बाहर बरामदे में थे। तीनों स्त्रियां अंदर कमरे में थी। प्रकाश जाग रहा था। बीरू के सिरहाने उसकी कुंजियों का गुच्छा पड़ा हुआ था। प्रकाश ने गुच्छा उठा लिया, फिर कमरा खोलकर उसमें से गहनों की संदूकची निकाली और ठाकुर साहब के घर की तरफ चला। कई महीने पहले वो इसी भांति कंपित हृदय के साथ ठाकुर साहब के घर में घुसा था। उसके पांव तब भी इसी तरह थरथरा रहे थे, लेकिन तब कांटा चुभने की वेदना थी और आज कांटा निकलने की। ठाकुर साहब के घर पहुंचकर उसने धीरे से बीरू का कमरा खोला और अंदर जाकर ठाकुर साहब की खाट के नीचे संदूकची रख दी। फिर तुरंत बाहर आकर धीरे से द्वार बंद किया और घर लौट आया। वो घर पहुंचा तो बीरू सोया हुआ ही था। कुंजी उसने सिरहाने रख दी। सुबह ठाकुर सुबह ही चले गए। प्रकाश संध्या समय पढ़ाने जाया करता था। आज वो अधीर होकर तीसरे ही पहर जा पहुंचा। देखना चाहता था वहां आज क्या गुल खिल रहे हैं। वीरेंद्र ने उसे देखते ही खुश होकर कहा, बाबूजी, कल आपके यहाँ की दावत बड़ी मुबारक थी। जो गहने चोरी हो गए थे सब मिल गए। ठाकुर साहब भी आ गए और बोले, बड़ी मुबारक दावत थी तुम्हारी। पूरा संदूक का संदूक मिल गया, एक चीज भी नहीं छुई, जैसे केवल रखने ही के लिए ले गया हो। संदूक को देखकर उसने गंभीर भाव से कहा, बड़े आश्चर्य की बात है, मेरी बुद्धि तो कुछ काम नहीं करती। ठाकुर, किसी की बुद्धि काम नहीं करती भाई, तुम्हारी ही क्यों।
बीरू की माँ तो कहती है कोई दैवी घटना है। आज मुझे भी देवताओं में श्रद्धा हो गई। प्रकाश, अगर आंखों देखी बात न होती तो मुझे तो कभी विश्वास ही न आता। आज इसी खुशी में हमारे यहाँ दावत होगी। आपने कोई अनुष्ठान तो नहीं कराया था? अनुष्ठान तो 20 कराए थे, बस तो ये अनुष्ठान ही की करामत है। घर लौटकर प्रकाश ने चंपा को यह खबर सुनाई तो वो दौड़कर उसके गले से चिपट गई और न जाने क्यों रोने लगी, जैसे उसका बिछड़ा हुआ पति बहुत दिनों के बाद घर आ गया हो। प्रकाश की आंखों से भी आंसू निकल आए। धन्यवाद। बहुत बढ़िया मुमताज जी, धन्यवाद। मुंशी प्रेमचंद जनमन की भाषा में लिखते थे, बच्चों के लिए लिखते थे। इंसान के मानसिकता का उन्हें अभ्यास था। ऐसी ही एक कथा सुनते हैं श्रीमती कंचन त्रिपाठी से। कंचन जी, स्वागत है। कहानी है, ये बचपन की यादों से जुड़ी हुई है। ये कहानी जो है इसमें बचपन की याद की जो सबसे मनोरम याद होती है कि वहाँ एकमात्र साधन गांव में रामलीला का होता था और सारे गांव के बच्चे बूढ़े सब बैठ के रामलीला देखते थे और साल भर उसका इंतजार करते थे। एक बार की बात है और फिर पूरे गांव से चंदा जुटता था, चौधरी साहब के पास रखा जाता था और उसका हिसाब लगता था कि ऐसे ऐसे इसका वो होगा। ये लेखक ने कहा है कि जब मैं छोटा था तो मुझे इतनी खुशी होती थी और जब राम सीता और लक्ष्मण का श्रृंगार होता था तो मैं दौड़ दौड़ के काम करता, कटोरी में पानी ले आता, रामरज पीसता, खड़िया पीसता और उनके सुंदर लाल सफेद बुंदकी से उनका श्रृंगार किया जाता। मुझे बड़ा आनंद आता था और मैं पूरे मन से रामलीला देखा करता था। एक बार जब रामलीला के लिए चंदा इकट्ठा हुआ तो वो चंदे की रकम कुछ कम पड़ गई। तो चौधरी साहब जिनके पास रखा जाता था सब पैसा, तो उन्होंने कहा कि कैसे पूरा किया जाए, क्योंकि राजगद्दी वाले दिन तो बहुत सारा सामान लगता है और बहुत बड़ा पंडाल लगेगा, बहुत सारे लोग आएंगे, इतने कम पैसे में कैसे काम चलेगा। फिर उन्होंने ही एक तरकीब निकाली कि पास में आबादी जान का घर है, वहां जाके कुछ ले आ, चंदा मांग लेते हैं जिससे कि हम लोग का काम चल जाएगा। और वो आबादी जान के पास गए अपनी ये पेशकश लेके, लेकिन वो तो बड़ी नाराज हो गई, खफा होके बोली, अरे वाह, आप तो ऐसे हैं, लोग यहाँ देने आते हैं, आप मुझसे मांगने आए हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, सचमुच में बड़ी जरूरत आ पड़ी इसलिए आपसे कह रहे हैं, वरना हम ऐसी उस पर आपसे कभी कोई इसरार नहीं करते। लेकिन वो तो किसी तरह से बोली, मैंने बड़े बड़े काइयों को अपनी उंगली पे नचाया है, क्योंकि तुम्हारे जैसा काइया तो मैंने देखा नहीं। वो उनको बुरा तो लगा, लेकिन वो उनके पास कोई चारा नहीं था, इसलिए उनसे वो दरख्वास्त करते रहे। खैर, इस बात पे आके तय हुई कि आबादी जान एक नाच गाने का कार्यक्रम करेंगी और उसमें जो भी पैसा इकट्ठा होगा उसमें से आधा वो खुद ले लेंगी और आधा चंदे की रकम के लिए चौधरी साहब को दे देंगी। चौधरी साहब भी खुश हो गए और बात यहाँ हो गई। फिर बहुत बड़ा कार्यक्रम उनके उसका आयोजन हुआ नाच गाने का। सभी लोग बैठ गए, बड़े लोग आगे और बच्चे छुप छुप के पीछे, कोई पेड़ के पीछे, कोई छत पर से, कोई इधर से, कोई खिड़की में से, बच्चे सब झांक झांक के देख रहे थे। मैं भी झांक के देख रहा था। और मेरे पिताजी, जो कि बहुत ही रोबीले व्यक्ति थे, उनकी बड़ी बड़ी मूछें थी, हवलदार थे, घोड़े पर चलते थे और बड़ी ही कड़क आवाज में बात करते थे। सभी लोग उनसे डरते थे। तो ये कहते हैं, ये तो मेरे पिताजी की बात रही। लेकिन जब वहां पर नृत्य का कार्यक्रम शुरू हुआ तो मैंने देखा, अरे यहाँ तो मेरे पिताजी भी बैठे हुए हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है। लेकिन तब तक देखा आबादी जान आई और वो पिताजी का, उन्होंने सामने कुछ नृत्य किया और उनका हाथ पकड़ लिया, उनकी कलाई पकड़ ली। मैंने कहा अरे ये क्या, पिताजी तो अभी इनको बहुत कस के डांटेंगे और क्या कहते, कहीं इनको पीट ना दें। लेकिन ये क्या हुआ, लेकिन आबादी जान उनकी कलाई पकड़े हैं और पिताजी ने कुछ भी नहीं उनको कहा। फिर मैंने देखा
वो मूंछों के अंदर से मुस्कुरा रहे थे, उनका रोम रोम पुलकित हो रहा था और आनंद से उनका मन भरा हुआ था। ये क्या मैं देख रहा हूँ। फिर धीरे से उन्होंने उनका हाथ छुड़ाया। मैंने कहा बहुत अच्छा हुआ, किसी तरह हाथ तो छुड़ाया, लेकिन हाथ छुड़ा के अपना हाथ अपनी जेब में डाला और पॉकेट में से एक अशर्फी निकाल के सबको दिखाते हुए गांव वालों को उन्होंने आबादी जान के हाथ पर रख दी। और वो इतने खुश थे, वो अशर्फी देख के लग रहा था उन्होंने हातिम की कब्र पे लात मार दी है। और उसके बाद बड़े फख्र से, बड़े उससे गर्व से भरे हुए वो बैठे थे और मैं शर्म से डूब गया। मैं सोच रहा था हे धरती तू फट क्यों नहीं जाती, आसमान तू गिर क्यों नहीं जाता, कहीं कोई मुझसे सवाल ना करे। इसलिए मैं चुपचाप सर झुकाए अपने घर आ गया। फिर वो कार्यक्रम हो गया। उसके बाद दूसरे दिन रामलीला का अंतिम दिन था और सुबह जब राम, सीता और लक्ष्मण की विदाई का होना था, मैं सुबह सुबह तड़के उठ के भागा और जाके वहां खड़ा हुआ। मैंने देखा कि राम, सीता और लक्ष्मण अपने पुराने कपड़े पहने हुए बड़े उदास मन से खड़े हैं। मैंने पूछा कि क्यों, क्या हुआ, चौधरी ने पैसे और कपड़े नहीं दिए? तो उन्होंने कहा नहीं, कुछ नहीं दिया और कहा है कि चंदे की रकम कम थी, हम लोग के पास पैसा नहीं है, फिर कभी आना। तो और जाने के लिए सवारी, तो कहती नहीं, उनका पैदल पैदल चल जाओ, कौन सा है, अगले गांव में ही तो जाना है। को बड़ा बुरा लगा। उसने सोचा कि जाके, मन तो ये किया कि जाके चौधरी को आड़े हाथों लूं कि नाचने गाने वालियों के लिए तुम्हारे पास पैसे हैं, रुपए हैं, सवारी है, सब कुछ है, और ये बेचारे राम, सीता, लक्ष्मण के लिए कुछ भी नहीं है। तो लेकिन मैं चुपचाप सोचता हुआ घर चला आया और मैंने आकर पिताजी से कहा कि पिताजी 2 रुपए दे दीजिए। बोले क्यों, क्या काम है तुम्हें? तो मैंने कहा मुझे कुछ काम नहीं है, वो सीताराम जी को कुछ भी चौधरी साहब ने नहीं दिया है, तो मैं ये 2 रुपए दे दूं, कम से कम अपने घर तो पहुंच जाए। पिताजी ने मुझे डांटा, अपनी पढ़ाई करो, तुमको इन दिन दुनिया भर की बातों से क्या मतलब, उन्होंने दिया है या नहीं दिया है, ये तुम्हारे सोचने की बात नहीं है। और इनको डांट के पिताजी घोड़े पर बैठ के तफ्तीश के लिए चले गए। मैं बहुत उदास मन से मैंने अपना सब तरफ देखा। मेरे जमा किए हुए मेरे पास 2 आने पैसे थे। मैंने उसको मुट्ठी में लिया और शर्म से, संकोच से गया और राम जी का पात्र जिसने निभाया था उसके उनके हाथ पे मैंने वो 2 आने रखे। और जब वो रखे तो उसे तो इतनी खुशी हुई जैसे प्यासे को समुंदर मिल गया हो। और मेरे लिए ये बहुत ही अचंभे की बात थी, लेकिन फिर भी कोई वहां नहीं था। मैं सीता, राम और लक्ष्मण को गांव के किनारे तक पहुंचाने गया और जब पहुंचा के मैं लौट रहा था, मेरा मन खुशी से गदगद था, लेकिन मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। विजया जी, मैंने कहा कंचन जी, आपकी कथा तो बहुत बढ़िया थी, पर आपकी पेशकश बेहतर थी। बहुत 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 धन्यवाद। बहुत अच्छी। प्रेमचंद ने विपन्नताओं, तकलीफों, वैषम्यताओं के वातावरण में रहकर देश, काल, समाज की मुश्किलों से जूझते हुए साहित्य की लंबी सेवा की, समाज का पथ प्रदर्शन किया, बगावत की। उनके दूरदर्शिता की झलक उनकी मशहूर कहानी मिस पद्मा में दिखाई देती है। इस कहानी का मुख्य पात्र पद्मा, जो एक आधुनिक विचारों की मलिका थी और पेशे से वकील थी, बहन की शादी के भग्नावशेष देखकर शादी विवाह में विश्वास नहीं रखती थी, लेकिन शरीर की आवश्यकताओं के लिए विवाह बाह्य संबंध रखना उसे अखरता नहीं था। सुंदर और होशियार थी, उसके आसपास बहुत से भौरे मंडराते रहते थे। उसने सोच विचार कर एक आजाद ख्यालों के अपने दोस्त के साथ रहने का विचार तय कर दिया। उस संबंध में आगे चलकर पद्मा को अपने दोस्त के साथ मोहब्बत हो गई। औरत के स्वाभाविक धर्म अनुसार उसे सब समर्पण कर
वो बांदी जैसे बन गए। जैसे पैसे, घर, ऐशो आराम की जिंदगी देती रही। जब वो गर्भवती हो गई तो उसके बदलते रूप से उसका प्रेमी उकताने लगा और अपनी ही एक छात्रा के साथ प्रेम संबंध में मशगूल हो गया। पद्मा जब उससे जवाब मांगने लगी तो उसे छोड़ देने की बात की। उस वक्त पद्मा उसे खोने के डर से चुप हो जाती है, लेकिन उसके प्रेमी ने पद्मा के बैंक से सब पैसे निकालकर अपनी माशूका के साथ जब लंदन जाने का कार्यक्रम किया, तब पद्मा के अंदर से बगावत उभर आती है और वो उससे रिश्ता तोड़ देती है। एक ही किरदार में दो व्यक्तित्व दिखाई देते हैं और उसके अंदर के द्वंद्व के कारण वो किरदार जीवित और हो उठता है। यही प्रेमचंद की खासियत थी। लेकिन उन्होंने 140 साल पहले विवाह बाह्य संबंध के बारे में लिखा। ये बगावत थी या दूरदर्शिता? उस वक्त जो भी था, गरीबों का शोषण, धर्म के नाम पर शोषण, अबलाओं का शोषण, ताकतवरों के सत्तांतर्गत गुलामी, तब अंग्रेज थे। आज हमारे सत्ताधारी है। आज भी वही वातावरण है। 140 साल बाद भी इस प्रकार के वैचारिक दीमक या वायरस ने समाज को पीड़ित कर रखा है। ये कोरोना से भी भयंकर महामारी है जिसका आज तक कोई वैक्सीन नहीं बना, लेकिन इसका इलाज है। अगर हमारी माताएं बहनें संस्कार, भाईचारा और समाज सुधार की भावनाओं की गुट्टी गर्भवती अवस्था से शिशु को पिलाती रहे तो अवश्य सुधार होगा। इस महामारी का इलाज होगा और प्रेमचंद की विचारधारा बहती रहेगी और सही मायने में मेरा भारत महान होगा। एक नौजवान कवि लोकेंद्र मिश्रा ने प्रेमचंद के साहित्य और चरित्र का सरमाया कुछ इस तरह से किया है। आ जाओ फिर से प्रेमचंद, जिसको हर को भी प्यारा हो, हामिद आंखों का तारा हो, जो गबन लिखे गोदान लिखे, भारत माता की शान लिखे, जो लिखे दर्द हर उधिया का, निर्धन की टूटी खटिया का, गिल्ली डंडा का खेल लिखे, ऊस की रात की झेल लिखे, हाकिम की कड़वी बात लिखे, हर कुरीतियों को घात लिखे, जो रंग भूमि का अंश लिखे, जो परमेश्वर है पंच लिखे, जो सूद महाजन का लिख दे, जो कजरी सावन का लिख दे, जो नई दिशा दे जनमन को, शब्दों में ढाले हर मन को, हर मन का जो मनमीत बने, जीवन का मधु संगीत बने, है पुनः जरूरत प्रेमचंद, आ जाओ फिर से प्रेमचंद, आ जाओ फिर से प्रेमचंद। शुक्रिया। बहुत अच्छे। शुक्रिया। ये हमारी एक अदनासी कोशिश थी। आशा करती हूँ आपकी उम्मीदों पर खरी उतरी होगी। यहाँ पर मुझे मेरा ही एक शेर याद आ रहा है। वही पा गया यह मंजिले जो कि हौसलों पे सवार था, वो कदम कदम पे भटक गया, ये उसी के कर्मों का वार था। हम सभी दर्शकों के हमसे जुड़ने के लिए आभारी है। मैं विजया टेक सिंगानी आपसे विदाई लेती हूँ। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।